वेलकम टू स्टडी गो विद ज़ीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 33 जो कि बेल एंड बॉन्ड के रिगार्डिंग है। इस चैप्टर में सेक्शन 436 से लेकर 450 तक दिए गए हैं। ये सारे सेक्शन आज के वीडियो में कवर किए जाएंगे और बेल के रिगार्डिंग कोई भी अगर अदर प्रोविज़न है उसको भी आज के वीडियो में कवर किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारे आईपीसी, सीपीसी और एविडेंस के पीडीएफ नोट्स वगैरह अगर खरीदने हैं तो उनको खरीदने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जुडिशरी से रिलेटेड सभी जानकारी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेल ग्रांट करने के आधार पर ऑफेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला बिलेबल ऑफेंसेस को हिंदी में कहते हैं जमानती अपराध, दूसरा नॉन बिलेबल ऑफेंसेस को हिंदी में कहते हैं अजमानती अपराध। इन दोनों को ही सीआरपीसी के सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। कहा यह गया है कि बिलेबल ऑफेंस का मतलब वो ऑफेंसेस हैं जिनको सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बिलेबल ऑफेंस के रूप में क्या किया गया है, शो किया गया है, लाइक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर किसी अदर लॉ के तहत जो कि फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्समेंट में है, किसी ऑफेंस को अगर बिलेबल बनाया गया है तो वो भी बिलेबल ऑफेंस है। और इनके अलावा जो भी अदर ऑफेंसेस हैं वो क्या है, नॉन बिलेबल ऑफेंसेस हैं। तो बेसिकली जो बिलेबल ऑफेंस होते हैं वो एज कंपेयर टू नॉन बिलेबल ऑफेंस लेस ग्रीवियस नेचर के होते हैं। बिलेबल ऑफेंस के केस में जब बेल मिलती है तो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी का। तो बेसिकली बिलेबल ऑफेंसेस के केस में एज अ मैटर ऑफ राइट कि बेल मिलना हमारा राइट है, हम अपने राइट के रूप में बेल को क्लेम कर सकते हैं कि हमें बेल मिलनी ही चाहिए। बट इन द केस ऑफ नॉन बिलेबल ऑफेंसेस बेल कब मिलती है ये बताया गया है सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में। जो यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है, जो यहाँ पर कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 437 में, उनको फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली नॉन बिलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल नहीं मिलती है, बट अगर जो कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में वो फुलफिल होती हैं तो तब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के आधार पर क्या किया जा सकता है, बेल ग्रांट की जा सकती है। यानी सिंपल सी बात यह है कि नॉन बिलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल मिलना ना मिलना कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। बट कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन बेल ग्रांट करने के रिगार्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस था मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1978 का। इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये कहा था कि जो बेल है वो रूल है, बट इम्प्रिजनमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक्सेप्शनल केसेस में मिलता है। तो बेसिकली जो बेल होती है ये कंडीशनल रिलीज होता है एक्यूज का, या फिर ऐसा कह सकते हैं अरेस्टेड पर्सन का, बाय पुलिस और बाय मजिस्ट्रेट और बाय कोर्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। तो बेसिकली होता यह है कि जब भी कोर्ट किसी को जेल से रिलीज करती है तो वो उससे सिक्योरिटी बॉन्ड एंड पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाती है। और जो सिक्योरिटी बॉन्ड होता है उसको जनरल लैंग्वेज में हम बेल कहते हैं, बेल यानी जमानत कहते हैं। और जो पर्सनल बॉन्ड होता है उसको हम बॉन्ड कहते हैं, यानी कि हिंदी में उसको मुचलका ऐसी कुछ कहते हैं। तो जो पर्सनल बॉन्ड होता है वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है पर्सनल बॉन्ड विद वन और मोर श्योरिटीज और एक होता है पर्सनल बॉन्ड विदाउट श्योरिटी। जो पर्सनल बॉन्ड विद श्योरिटी होता है उसके तहत जो पर्सन रिलीज हो रहा है कोर्ट से वो खुद का बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है, साथ में एक या एक से ज्यादा श्योरिटी भी क्या करते हैं, बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं। जिसके तहत जो श्योरिटी वगैरह होते हैं वो एक थर्ड पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कल के दिन अगर एक्यूज बेल की जो कंडीशंस है उनको ब्रीच अगर वो करता है तो फिर इस चीज के लिए वो जिम्मेदार होंगे, श्योरिटी जिम्मेदार होंगे, जमानती जिम्मेदार होंगे और जो बेल की अमाउंट वगैरह है वो पे करेंगे। और जो पर्सनल बॉन्ड होता है विदाउट श्योरिटीज, इसके तहत जो पर्सन रिलीज होता है वो क्या करता है, खुद का पर्सनल अंडरटेकिंग देता है कि भाई कल के दिन अगर वो क्या करता है, डिफॉल्ट करता है तो फिर गवर्नमेंट चाहे तो उसकी क्या कर सकती है, कोई सम ऑफ मनी फॉरवर्ड कर सकती है। और ये अंडरटेकिंग देता है कि भाई वो रेगुलरली क्या करेगा, कोर्ट को अटेंड करेगा।
तो बेसिकली जो इंडिजेंट पर्सन होते हैं उनको पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के विदाउट श्योरिटीज क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। और यूएसए में पर्सनल बॉन्ड जो एग्जीक्यूट कराया जाता है ना विदाउट श्योरिटी, इसको अनसिक्योर्ड बेल कहते हैं। तो ये जो बेल एंड बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी आपको आगे अच्छे से क्लियर होगा जब हम सारे प्रोविजन पढ़ लेंगे। तो बेल और बॉन्ड से संबंधित चैप्टर 33 सीआरपीसी में जो दिया गया है उसमें जो प्रोविजंस हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन 436 से लेकर 439 तक बेल से संबंधित है और सेक्शन 440 से लेकर 450 तक बॉन्ड से संबंधित है। तो सबसे पहले अगर हम उन प्रोविजंस की बात करें जो कि बेल से संबंधित हैं, तो इन प्रोविजंस को भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। इसके तहत आपके कवर होंगे सेक्शन 436, 436A, सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 437 का सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7। नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी रिलीज बाय पुलिस और कोर्ट। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 437 है, यानी कि सेक्शन 437 के तहत जब नॉन बिलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल दी जाती है तो तब जो पुलिस है, जो कोर्ट है, वो क्या करते हैं, अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी प्रोविजन अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेल टू रिक्वायर द एक्यूज टू अपीयर बिफोर हायर कोर्ट ऑफ अपील। जब हायर कोर्ट ऑफ अपील में अपीयर होने के लिए एक्यूज को रिक्वायर करने के लिए जब बेल दी जाती है तो इसके रिगार्डिंग आपका सेक्शन 437A ऑफ सीआरपीसी कंसीडर किया जाता है। एंटिसिपेटरी बेल जिसमें आपका कवर होता है सेक्शन 438 एंड लास्ट है स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल जो कि सेक्शन 439 में दी गई हैं। तो अब अगर हम बात करें बेल कब एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम की जा सकती है, तो इसके रिगार्डिंग ये जो सारे प्रोविजन यहाँ पर मेंशन है इनको अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इन प्रोविजंस के तहत आप बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट के रूप में क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 436 जो है यहाँ पर बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस के केस में कैसे बेल आपको मिलेगी। कहा यह गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑफेंस का एक्यूज्ड है जो कि नॉन बिलेबल ऑफेंस नहीं है, यानी कहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति बिलेबल ऑफेंस का एक्यूज है तो अगर उसको अरेस्ट किया जाता है या फिर डिटेन किया जाता है विदाउट वारंट बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, तो तब अगर वो व्यक्ति बेल देने के लिए तैयार है तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है वो उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसा व्यक्ति कोर्ट में लाया जाता है या फिर खुद ही आता है, लाइक कोर्ट ने वारंट इशू किया तो फिर उसके परसुएंस में वो आ रहा है, या फिर कोर्ट ने सम्मन इशू किया तो उसके परसुएंस में वो कोर्ट में अपीयर होता है, या फिर जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उसको पकड़ कर लाते हैं जब नॉन बिलेबल वारंट इशू होते हैं तब। तो इनमें से जो भी केस है, ठीक है, जैसे भी वो लाया गया कोर्ट में या फिर अपीयर हुआ और अब वो व्यक्ति अगर बेल देने के लिए तैयार है तो अब जो कोर्ट है वो क्या करेगी, उसको बेल पर रिलीज कर देगी। तो इतनी सी बात सबसेक्शन 1 में कही गई है। तो बेसिकली सबसेक्शन 1 के तहत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है वो बिलेबल ऑफेंस के एक्यूज को तभी क्या कर सकता है, बेल पर रिलीज कर सकता है जब वो क्या किया हो, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया हो, विदाउट वारंट उसको डिटेन किया हो। लेकिन अगर वारंट के तहत वो उसको क्या किया है, अरेस्ट किया है, तो वारंट में जब तक उसको बेल पर रिलीज करने का मजिस्ट्रेट के द्वारा एंडोर्समेंट ना लगा हो, यानी कि जब तक कि वो वारंट बिलेबल वारंट ना हो तब तक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कोई राइट नहीं है ऐसे व्यक्ति को बेल पर रिलीज करने का। और यहाँ पर सबसेक्शन 1 के तहत हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को भी पावर नहीं है बेल पर रिलीज करने की। इनको पावर कहाँ पर है, इनको पावर है सेक्शन 439 में, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जब कभी भी किसी बेलेबल ऑफेंस के एक्यूज को विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर के द्वारा क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर की जिम्मेवारी होती है कि वो क्या करे, एक्यूज पर्सन को इन्फॉर्म कर दे कि भाई आप बेल के लिए एंटाइटल हैं और आप क्या कर लें, जमानती वगैरह का इंतजाम कर लें। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा।
अब अगर हम बात करें प्रोवाइजो की, तो प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और कोर्ट, जो भी हैं इन दोनों में से, जो भी क्या कर रहे हैं, बेल पर रिलीज कर रहे हैं, अगर इनको ऐसा लगता है कि वो पर्सन श्योरिटी फर्निश करने में, जमानती लाने में असमर्थ है, तो ऐसे पर्सन को ये क्या कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर बिना बेल लिए विदाउट श्योरिटी वाला बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के डिस्चार्ज कर सकते हैं। पहली चीज ये कही गई है प्रोवाइजो में। दूसरी चीज ये कही गई है कि अगर वो व्यक्ति जिसको रिलीज करने की बात की जा रही है वो इंडिजेंट पर्सन है, तो ऐसे केस में ऐसे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर अगर कोर्ट है तो कोर्ट, इनके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है इनके लिए कि वो इंडिजेंट पर्सन के केस में क्या करेंगे, ऐसे इंडिजेंट पर्सन को, अगर ऐसा इंडिजेंट पर्सन श्योरिटी फर्निश करने में, जमानती लाने में असमर्थ है, तो उससे वो बेल लेने के बजाय क्या करेंगे, उसको विदाउट श्योरिटीज वाला बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के, यानी कि पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के डिस्चार्ज कर देंगे। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि कौन व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन माना जाएगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन जब से वो अरेस्ट हुआ है तब से 1 हफ्ता हो गया है और वो बेल नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि भाई ये इंडिजेंट पर्सन है, गरीब व्यक्ति है। और यहाँ पर शेल भी प्रिज्यूम लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिबिटल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है विच कैन बी रिबट, यानी कि अनटिल एंड अनलेस इस प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता तब तक क्या करेगी कोर्ट, ऐसे व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन प्रिज्यूम करेगी, जो कि जब से अरेस्ट हुआ है 1 हफ्ते के अंदर क्या नहीं कर पा रहा है, बेल नहीं ले पा रहा है। तो इतनी सी बात एक्सप्लेनेशन में कही गई है। आगे नेक्स्ट प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि सेक्शन 436 में हमने जो भी बातें डिस्कस की हैं उनका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि भाई वो बातें क्या करती हैं, सेक्शन 116 के सबसेक्शन 3 और सेक्शन 446A के प्रोविजंस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, ऐसा मतलब उनका नहीं निकाला जाएगा। और ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन 116 का सबसेक्शन 3, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब चैप्टर नंबर 8 CRPC का कवर करेंगे, और अभी आगे हम 446A कवर करेंगे, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि सबसेक्शन 1 में जो भी बातें अभी हमने डिस्कस की हैं उनमें चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, उसके होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन बिलेबल ऑफेंस का एक्यूज है और उसको ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल क्या किया गया है, बेल पर अगर रिलीज किया गया है, तो अगर वो पर्सन क्या करता है, बेल बॉन्ड की जो कंडीशन है उनको अगर ब्रीच करता है, तो इस सिचुएशन में वो कोर्ट जिसने क्या किया था, बेल ग्रांट किया था, क्या कर देगी, जब वो व्यक्ति सब्सिक्वेंटली क्या होता है, कोर्ट में अपीयर होता है या फिर लाया जाता है, उसको बेल ग्रांट करने से रिफ्यूज कर देगी। और यहाँ पर कोर्ट एक और चीज भी कर सकती है, क्या कर सकती है कि अंडर सेक्शन 446 ऑफ CRPC जो उसके श्योरिटी हैं उनसे पेनल्टी रिकवर कर सकती है। अब सवाल आता है कि भाई जो बेल है वो क्यों ग्रांट की जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव है बेल ग्रांट करने का। तो बेसिकली बेल ग्रांट करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एक्यूज को पेनलाइज किया जाए, बल्कि कल के दिन अगर एक्यूज को कोर्ट में बुलाया जाता है तो कोर्ट में अपीयर होने के लिए वो बाउंड हो, वो बाध्यकारी हो, उसकी प्रेजेंस को कोर्ट में इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है, उसको बेल पर रिलीज किया जाता है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर किसी ऑफेंस का एक्यूजेशन लगाया जाता है और टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल उसको जेल में रखा जाता है, तो अगर जब ट्रायल कंक्लूड होता है तो ये पता चलता है कि भाई वो जो पर्सन है जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया है किसी ऑफेंस का, उसने तो वो ऑफेंस किया ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में उस व्यक्ति के साथ ग्रेव इनजस्टिस होगी। और इस ग्रेव इनजस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए ही बेल के प्रोविजन लाए गए हैं। और साथ ही जो बेल में सिक्योरिटी दी जाती है उसकी जो अमाउंट है उसको फिक्स करते समय कोर्ट क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखती है, एक तो ये ध्यान में रखती है कि भाई एक्यूज के पास क्या क्या साधन है, क्या क्या मीन्स हैं, और जो ऑफेंस उसने किया है उसका क्या नेचर है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो बेल में सिक्योरिटी फर्निश की जाती है उसकी अमाउंट को कोर्ट फिक्स करती है। और एज पर सेक्शन 440 सबसेक्शन 1
जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा भी हाई नहीं होनी चाहिए कि जो बेल ले रहा है वो बेल ही ना ले पाए, इस वजह से कि भाई अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ पर सेक्शन 440 के सबसेक्शन 2 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को एम्पावर किया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट वगैरह क्या कर रहे हैं, बेल पर छोड़ रहे हैं किसी पर्सन को, तो अगर उसमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, हाई है, तो जो हाई कोर्ट है और जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो अमाउंट है इसको आप रिड्यूस करो। तो ये व्यवस्था की गई है सेक्शन 440 के सबसेक्शन 2 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ केसेस की, तो पहला केस है राशि कलाल वर्सेस किशोर खानचंद। ये 2009 का केस है। इस केस में कहा गया था कि जो बिलेबल ऑफेंसेस होते हैं उन केस में बेल ग्रांट की ही जाती है। यहाँ पर कोर्ट अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं कर सकती है कि भाई बेल ग्रांट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बिलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें एक्यूज को बेल पर रिलीज किया जाना एक्यूज का लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। और अगर उसको बेल ग्रांट करने से रिफ्यूज किया जाता है तो ये चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट पर्सनल लिबर्टी का दिया हुआ है उसका कर्टेलमेंट माना जाएगा। तो ये बात कही गई थी इस केस में। नेक्स्ट केस था आलूका चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2020 का। इस केस में कहा गया था कि अगर आपको बेल दे दी जाती है बिलेबल ऑफेंस के केस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप एनी नंबर ऑफ बिलेबल ऑफेंसेस कमिट करते रहेंगे। इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने बात हेल्ड की थी कि अगर किसी व्यक्ति को बेल पर रिलीज किया जाता है, फिर वो बेल पर रिलीज होने के बाद रिपीटेडली बिलेबल ऑफेंस कमिट करता है, तो ये चीज़ उस व्यक्ति के बेल पर रिलीज होने का जो राइट है उसको क्या करेगी, लिमिट करेगी। ये बात इस केस में कही गई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 436A। इसमें ये बताया गया है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर को कितने मैक्सिमम पीरियड तक प्रिजन में डिटेन करके रखा जा सकता है। ये सेक्शन 2005 में इंसर्ट किया गया था। इस सेक्शन में सिंपली ये कहा गया है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं, यहाँ पर उन एक्यूज की बात नहीं की गई है जिन्होंने ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए डेथ सेंटेंस पनिशमेंट है। उन एक्यूज के अलावा जो भी एक्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल प्रिजन में हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनको जिस ऑफेंस का उनके ऊपर एलिगेशन लगा है उस ऑफेंस का जितना मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का पीरियड है उस पीरियड के हाफ पीरियड तक के लिए ही डिटेन करके रखा जा सकता है। और जैसे ही वो पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद उनको पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी एग्जीक्यूट करा के रिलीज कर दिया जाएगा। तो जैसा कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसके ऊपर जिस ऑफेंस का एलिगेशन लगा है उसका जितना मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का पीरियड पनिशमेंट के रूप में प्रिस्क्राइब है, उस पीरियड का सिर्फ उसको 1.5 पीरियड के लिए क्या किया जा सकता है, डिटेन करके रखा जा सकता है। तो इस चीज के रिगार्डिंग आगे प्रोवाइजो में ये कहा है कि इस पीरियड से ज्यादा के लिए भी क्या किया जा सकता है, डिटेन करके रखा जा सकता है, अगर कोर्ट को ऐसा करना सही लगता है। कब? जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनता है और फिर कुछ रीजंस वगैरह है जिनको वो राइटिंग में रिकॉर्ड करता है उसके बाद। और इसके अलावा प्रोवाइजो जो है ना यहाँ पे ये फर्स्ट, इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि जब 1.5 पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद क्या करेगी कोर्ट, अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है उसको पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी एग्जीक्यूट करा के क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। बट यहाँ पर प्रोवाइजो में ये कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, उसको पर्सनल बॉन्ड पर विद और विदाउट श्योरिटी रिलीज नहीं करना चाहिए बल्कि उसको बेल पर रिलीज करना चाहिए, तो जो भी रीजंस हैं उनको राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट क्या करेगी, उस पर्सन को पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी पर रिलीज ना करके बेल पर रिलीज करेगी। तो इतनी बात फर्स्ट प्रोवाइजो में कही गई है। सेकंड प्रोवाइजो में ये कहा है कि किसी भी अवस्था में भाई जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको उस पीरियड के लिए डिटेन करके नहीं रखा जाएगा जो कि जिस ऑफेंस का उसके ऊपर एलिगेशन लगा है उसका जितना मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का पीरियड होता है उससे ज़्यादा का होगा, उससे ज़्यादा के लिए डिटेन करके किसी भी अवस्था में नहीं रखा जाएगा। तो इतनी बातें इस सेक्शन में कही गई हैं।
तो यहाँ पर सेक्शन 436A के तहत जब जो मैक्सिमम पीरियड है ना अंडर ट्रायल प्रिजनर को डिटेन रखने का, वो पीरियड क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो उसके बाद अंडर ट्रायल प्रिजनर भी क्या कर सकते हैं, बेल का एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2। यहाँ पर जो प्रोवाइजो मेंशन है, इसमें ये कहा गया है कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है, लाइक 90 डे 60 डे जो भी है पीरियड, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो तब क्या होता है, जो एक्यूज पर्सन है वो बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 437 के सबसेक्शन 2 के तहत ये कहा गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल के किसी भी स्टेज पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को या फिर कोर्ट को ये अपीयर होता है कि भाई जो एक्यूज है उसने नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो तब इस सिचुएशन में भी जो आपका एक्यूज है वो क्या कर सकता है, बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। और यहाँ पर सेक्शन 437 के सबसेक्शन 6 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि एविडेंस लेने के लिए जो फर्स्ट डेट लगाई गई थी उस डेट से 60 डेज के अंदर अगर उस ऑफेंस का जो कि बाय द मजिस्ट्रेट ट्राइबल है ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है, तो तब भी क्या किया जाएगा, अगर एक्यूज को इस पूरे पीरियड तक कस्टडी में रखा गया है तो ऐसे एक्यूज को टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो एक्यूज है वो एज अ मैटर ऑफ राइट क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है बेल। अब इसके बाद सेक्शन 437 के सबसेक्शन 7 के तहत भी बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम किया जा सकता है। वो भी कब, जब ऐसे पर्सन का जिसके ऊपर नॉन बिलेबल ऑफेंस का एक्यूजेशन लगा था, ट्रायल क्या हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है, तो जजमेंट डिलीवर करने से पहले अगर कोर्ट का ये ओपिनियन है कि भाई रीजनेबल ग्राउंड है कि उस पर्सन ने ना ऐसा ऑफेंस नहीं किया है, तो तब इस केस में क्या करेगी कोर्ट, ऐसे पर्सन को अगर वो कोर्ट की कस्टडी में है विदाउट श्योरिटीज वाला बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के कि भाई जब जजमेंट डिलीवर होगा उस दिन आप अपीयर होंगे, कोर्ट क्या करेगी, उस एक्यूज को रिलीज कर देगी। अब हम वो प्रोविजंस डिस्कस करेंगे जिनके तहत बेल ग्रांट करते हुए डिस्क्रिशन इस्तेमाल किया जाता है, और वो प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 437, 438 एंड सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी में। इन प्रोविजंस में जो कंडीशंस बताई गई हैं अगर वो फुलफिल होती हैं तो तब अपने डिस्क्रिशन के आधार पर जो कोर्ट है या फिर कोई अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लाइक पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, एक्यूज को बेल पर रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करके ही क्या करते हैं, बेल पर एक्यूज को रिलीज़ करते हैं। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी पुलिस क्या करती है, बेल पर रिलीज़ करती है किसी पर्सन को, तो तब उस पर्सन को फ्रेश बेल लेनी पड़ती है, कहाँ से, कोर्ट से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी की, यहाँ पर ये बताया गया है कि कब नॉन बिलेबल ऑफेंसेस के केस में एक्यूज को बेल मिल जाती है। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि नॉन बिलेबल ऑफेंस के केस में बेल नहीं मिलती है, तभी उनका नाम नॉन बिलेबल ऑफेंस है। बट सेक्शन 437 में जो कंडीशंस बताई गई हैं अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो तब नॉन बिलेबल ऑफेंस के केस में भी बेल मिल जाती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिशन पर। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में सेक्शन 437 की ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन नॉन बिलेबल ऑफेंस का एक्यूज है या फिर उसके ऊपर संदेह है कि भाई उसने नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसने जो ऑफेंस किया है वो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसके लिए डेथ सेंटेंस पनिशमेंट है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पनिशमेंट है, उसने ऐसा ऑफेंस नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी बताई गई है उसमें वो फॉल नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये कही गई है कि अगर उसने अब की बार जो ऑफेंस कमिट किया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो पहले किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट ना हो रखा हो जिसके लिए पनिशमेंट क्या है, डेथ सेंटेंस है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर 7 साल से ज़्यादा के इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, और ना ही वो प्रीवियसली किसी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 2 या 2 से ज़्यादा बार कन्विक्ट हुआ हो जिसके लिए पनिशमेंट
3 से 7 साल तक के इम्प्रिजनमेंट की है। तो अगर कोई पर्सन इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं होता है तो तब उस पर्सन को, जिसने क्या किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है या फिर उसके ऊपर संदेह कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, अगर क्या किया जाता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के द्वारा विदाउट वारंट अरेस्ट या फिर डिटेन किया जाता है, तो तब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन उसको क्या कर सकता है, बेल पर रिलीज कर सकता है। या फिर वो पर्सन कोर्ट में अपीयर होता है या फिर लाया जाता है, तो तब वो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको बेल पर रिलीज कर सकती है। और यहाँ पर जिस कोर्ट की बात की गई है वो ना तो हाई कोर्ट है ना ही कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आगे अगर हम बात करें प्रोवाइजो की, तो यहाँ पर जो 2 कैटेगरी मैंने बताई थी जिनमें एक्यूज को फॉल नहीं होना है, तभी यहाँ पर उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल मिलेगी। तो अगर कोई एक्यूज इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल होता है और साथ ही अगर वो कोई महिला है या फिर कोई बीमार आदमी है या फिर इन्फॉर्म है या फिर 16 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो तब कोर्ट क्या कर सकती है, एज पर प्रोवाइजो उसको बेल पर रिलीज कर सकती है, भले ही वो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल हो रहा हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोवाइजो है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन, ये जो सेकंड कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की थी, इस सेकंड कैटेगरी में फॉल होता है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, बेल पर रिलीज किया जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर दे सकती है उसको बेल पर रिलीज करने का, वो भी कब, जब कोर्ट के पास कोई स्पेशल रीज़न है, कोर्ट को ये सेटिस्फाई होता है कि भाई ऐसा करना किसी स्पेशल रीज़न की वजह से जस्ट एंड प्रॉपर है, तो तब क्या कर सकती है कोर्ट, उस पर्सन को भी बेल पर रिलीज किए जाने का ऑर्डर दे सकती है जो कि क्लोज सेकंड में जो कैटेगरी मैंने डिस्कस की थी उसमें फॉल होता है। अब यहाँ पर थर्ड प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि अगर एक्यूज पर्सन बेल पर रिलीज किए जाने के लिए एंटाइटल है और साथ ही वो ये अंडरटेकिंग भी दे रहा है कि भाई जो डायरेक्शन कोर्ट उसको कंप्लाई करने के लिए कहेगी वो उनको कंप्लाई करेगा, तो तब इस सिचुएशन में सिर्फ इस कारण की वजह से कि भाई अभी विटनेसेस उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्या नहीं किया जा सकता है, एक्यूज को सिर्फ इस रीज़न की वजह से बेल देने से रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। ये बात थर्ड प्रोवाइजो में कही गई है। फोर्थ प्रोवाइजो में सिंपली ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर किसी ऐसे ऑफेंस के कमिट किए जाने का एलिगेशन लगा है जिसके लिए पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर 7 साल से ज़्यादा के इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, तो ऐसे केसेस में उस पर्सन को सबसेक्शन 1 के तहत कोर्ट तब तक बेल पर रिलीज नहीं करेगी जब तक कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दे देती है। यानी कि ऐसे केसेस में कोर्ट सबसेक्शन 1 के तहत बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दिए ऐसे पर्सन को बेल पर रिलीज नहीं कर सकती है। और आगे सेक्शन 437 का जो सबसेक्शन 2 है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। और आगे सबसेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो ये बताता है कि कुछ केसेस में जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, कंडीशनल बेल यानी कि कंडीशंस लगाकर, जो यहाँ पर बताई गई हैं वो कंडीशंस लगाकर बेल ग्रांट कर सकती है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे ऑफेंस का एक्यूज्ड है या फिर ऐसे ऑफेंस का सस्पेक्टेड है जो कि 7 साल से ज़्यादा के इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल है या फिर जो कि आईपीसी के चैप्टर 6, चैप्टर 16, चैप्टर 17 में बताया गया है, या फिर इनमें से किसी भी ऑफेंस को कमिट करने का वो अबैटमेंट किया है, कॉन्स्पिरेसी किया है या फिर अटैम्प्ट किया है, तो तब ऐसे केसेस में जब कोर्ट क्या करेगी, बेल ग्रांट करेगी, तो बेल ग्रांट करते समय यानी कि बेल पर रिलीज़ करते समय कोर्ट कुछ कंडीशंस जो यहाँ पर बताई गई हैं वो इम्पोज करेगी। लाइक कोर्ट पहली कंडीशन ये लगाएगा कि इस चैप्टर के तहत जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसमें जो भी कंडीशंस मेंशन की गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति क्या करेगा, कोर्ट को अटेंड करेगा। दूसरी कंडीशन कोर्ट ये लगाएगा कि
जो ऑफेंस कमिट किए जाने का उस व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगा है या फिर संदेह है कि उस व्यक्ति ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है, तो सेम वही ऑफेंस वो बेल पर रिलीज होने के बाद नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन कोर्ट ये लगाएगा कि वो जब बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा उसके बाद वो क्या नहीं करेगा, जो भी व्यक्ति केस के फैक्ट से इक्विंटेड हैं, यानी कि विटनेसेस वगैरह अगर हैं कोई, तो वो जो व्यक्ति बेल पर रिलीज किया जा रहा है वो उन विटनेसेस वगैरह को किसी भी तरीके से ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली क्या नहीं करेगा, ना इंड्यूस करेगा, ना थ्रेट करेगा, ना प्रॉमिस करेगा कि लाइक जैसे कि बेल पर छोड़ दिया फिर वो क्या कर रहा है, जो विटनेसेस हैं उनको जाके धमका रहा है कि आप कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही नहीं देंगे वगैरह वगैरह, या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने अपना मुंह मत खोलना वरना हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मतलब धमका रहा है किसी भी तरीके से, या फिर कोई इंड्यूसमेंट दे रहा है या फिर कोई प्रॉमिस कर रहा है कि पैसे वैसे दे देंगे, आप हमारे खिलाफ गवाही मत देना, इस तरीके से ये सब वो नहीं करेगा। ये कंडीशन कोर्ट उसके ऊपर लगाएगी। और ये भी कंडीशन लगाएगी कोर्ट उसके ऊपर कि जो एविडेंस है उनके साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और इन कंडीशंस के अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि कोई और भी कंडीशन लगानी चाहिए जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो, तो ऐसी कंडीशन जो ज़रूरी समझता है कोर्ट क्या कर सकता है, वो कंडीशन भी कोर्ट यहाँ पर लगा सकता है जब कोर्ट क्या कर रहा है, सबसेक्शन 3 के तहत बेल पर रिलीज कर रहा है। तो इतनी सी बात सबसेक्शन 3 में कही गई है। और आगे सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि सबसेक्शन 1 के तहत या फिर सबसेक्शन 2 के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, बेल पर रिलीज अगर करते हैं, तो तब वो क्या करेंगे, जिस भी रीज़न की वजह से या अगर कोई स्पेशल रीज़न की वजह से रिलीज़ किया जा रहा है, तो किसी भी कारण की वजह से उनको रिलीज़ किया जा रहा है, तो वो कारण राइटिंग में ये लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आगे सबसेक्शन 5 में कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने सबसेक्शन 1 के तहत या फिर सबसेक्शन 2 के तहत बेल पर रिलीज़ किया है, वो क्या कर सकते हैं, उसको रीअरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। वो भी कब, जब उनको ऐसा करना ज़रूरी लग रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट दोबारा से उसको अरेस्ट किया जाने का और कस्टडी में कमिट किए जाने का ऑर्डर दे सकती है। और आगे जो सबसेक्शन 6 है एंड सबसेक्शन 7, ये हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे। तो ये सेक्शन 437 के सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 हमने दोबारा से डिस्कस नहीं किए हैं। तो ये आपका सेक्शन 437 था, जिसके तहत नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में जब बेल ग्रांट की जाती है तो तब डिस्क्रिशन इस्तेमाल करके बेल ग्रांट की जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, जो कि है सेक्शन 437A ऑफ CRPC, इस सेक्शन को CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। ये सेक्शन सिंपली ये बताता है कि जब ट्रायल कोर्ट या फिर एपेलेट कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट हायर कोर्ट ऑफ अपील क्या करती है, नोटिस निकालती है, तो तब उस हायर कोर्ट ऑफ अपील में एक्यूज को अपीयर होने के लिए ये ट्रायल कोर्ट और एपेलेट कोर्ट क्या करेंगी, बेल बॉन्ड विद श्योरिटी एग्जीक्यूट करा के रिलीज कर देंगी। और जैसे कि उसको रिलीज कर दिया गया है, कि उसको रिलीज कर दिया गया है और वो अपीयर होने में, जो हायर कोर्ट ऑफ अपील है वहां पर अपीयर होने में अगर वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो तब उसका जो बॉन्ड है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। और सेक्शन 446 ऑफ CRPC में जो प्रोसीजर बताया गया है कि जब बॉन्ड फॉरफिट कर लिया जाता है तो उसके आगे क्या प्रोसीजर होता है, तो वही प्रोसीजर अब अप्लाई होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 438 ऑफ CRPC। इस सेक्शन को हम जानते हैं एंटीसिपेटरी बेल के नाम से। एंटीसिपेटरी बेल को हम अदर टर्म्स में प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं। हालांकि इस सेक्शन में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि ये सेक्शन एंटीसिपेटरी बेल या फिर प्री अरेस्ट बेल से डील करता है, बट इस सेक्शन में जिस बेल की बात की गई है उसको जनरली हम एंटीसिपेटरी बेल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है ये आपका 1898 से पहले हमारे CRPC का पार्ट नहीं था। पहली बार 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट 1969 ने ये चीज़ सामने लाई कि इस सेक्शन को CRPC में इनेक्ट किया जाना चाहिए। बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में, जब किसी एक्यूज को ये एप्रीहेंशन होती है, रीजनेबल एप्रीहेंशन,
कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के एक्यूजेशन में अरेस्ट किया जाने वाला है, तो तब वो हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर उसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाती है तो जब उसको अरेस्ट किया जाता है, जब उसको अरेस्ट करने आते हैं, तो ऑन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट उसको बेल पर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये होती है एंटिसिपेटरी बेल। अब अगर हम बात करें क्या प्रोविज़न किया गया है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में, तो सबसेक्शन 1 में सिंपली ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को ये रीज़न टू बिलीव है, रीज़न टू बिलीव यानी कि सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी में जो डिफाइन है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का सफिशिएंट कॉज है कि उसको किसी नॉन बिलेबल ऑफेंस के कमीशन के एक्यूजेशन के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर ये कोर्ट उसको क्या करती हैं, एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करती हैं, तो ये कोर्ट क्या करेंगी, ये एक डायरेक्शन इशू करेंगी कि इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, जब उसको अरेस्ट करने की बारी आती है तब क्या किया जाए, उसको अरेस्ट ना करके बेल पर रिलीज़ कर दिया जाए। ये डायरेक्शन ये कोर्ट क्या करेंगी, इशू करेंगी अगर ये क्या करती है, एंटिसिपेटरी बेल उस व्यक्ति को ग्रांट कर देती हैं। और एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले ये कोर्ट क्या करेंगी, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेंगी। पहला वो ये देखेंगी कि जिस ऑफेंस का उस व्यक्ति के ऊपर एक्यूजेशन लगा है वो कितना गंभीर प्रकृति का है, उसका नेचर क्या है, ये सब देखेंगी। दूसरी चीज़ ये देखेंगी कोर्ट की जो एप्लीकेंट है उसके क्या क्या इंटिसिडेंट्स हैं, क्या पहले वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ है, जेल वगैरह गया है या नहीं, ये देखेंगी। ये देखेंगी कि कहीं एप्लीकेंट के जस्टिस से भागने की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और चौथी चीज़ ये देखेंगी कोर्ट की जो एक्यूजेशन उस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है उसका उद्देश्य एप्लीकेंट को अरेस्ट करवा के इंजर करना या फिर ह्यूमिलेट करना तो नहीं है। तो ये चीज़ कोर्ट कंसीडर करेगी और उसके बाद या तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी तुरंत, या फिर वो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने का इंटरिम ऑर्डर इशू कर देगी, जिसमें वो ये डायरेक्शन इशू करेगी कि इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट उसको क्या कर दिया जाए, बेल पर रिलीज़ कर दिया जाए। आगे प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि अगर एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है या फिर एप्लीकेशन पेंडिंग में है और अभी तक कोई भी इंटरिम रिलीफ ग्रांट ही नहीं की गई है, तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो तब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको पूरी छूट है, वो क्या कर सकती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्यूजेशन, जिस ऑफेंस का एक्यूजेशन लगा है एप्लीकेंट के ऊपर, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती हैं। आगे जो सबसेक्शन 1A है ये 2005 में सेक्शन 438 में इंसर्ट किया गया था। तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट में गई एप्लीकेशन तो हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन में गई तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो अगर इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दी जाती है तो जो भी कोर्ट हैं वो क्या करेंगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, इन दोनों को 7 दिन का नोटिस देंगी, जिससे कि जब तक एप्लीकेशन को फाइनली सुन नहीं लिया जाता तब तक जो प्रोसिक्यूटर वगैरह हैं इनको उस एप्लीकेशन को डिफेंड करने का रीजनेबल टाइम मिल जाए। आगे सबसेक्शन 1 भी जो दिया गया है सेक्शन 438 में, ये भी आपको 2005 में इंसर्ट किया गया था। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि जैसे कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया गया है, तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जब एंटिसिपेटरी बेल के संबंध में जो एप्लीकेशन किया गया है उसकी फाइनल हियरिंग होगी और फाइनल ऑर्डर पास होगा, तो उस समय जो एप्लीकेंट है वो भी उपस्थित होना चाहिए। तो अगर ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में अप्लाई करते हैं और कोर्ट को ऐसा लगता है कि अलाउ करना नेसेसरी है, तो तब जो एप्लीकेंट है उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी होगा और उसके लिए कंपलसरी होगा कि जब एंटिसिपेटरी बेल की फाइनल हियरिंग होगी और फाइनल ऑर्डर पास होगा उस समय वो उपस्थित रहे। आगे सब सेक्शन 2 में सिंपली ये कहा गया है कि जब हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं तो वो यहाँ पर जो सबसेक्शन 2 में कंडीशंस बताई गई हैं वो भी इम्पोज करेंगे। पहली कंडीशन ये लगाएंगे कि
जब भी उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा इंटेरोगेट किया जाना हो उस समय वो अवेलेबल रहेगा। दूसरी कंडीशन ये लगाएंगे कि वो केस के फैक्ट से जो एक्विंटेड पर्सन है, जो विटनेसेस वगैरह हैं, उनको इसलिए जिससे कि वो कोर्ट के समक्ष या फिर पुलिस ऑफिसर के समक्ष कोई फैक्ट वगैरह डिस्क्लोज ना करें। क्या नहीं करेगा, उन व्यक्तियों को एप्लीकेंट ना तो इंड्यूस करेगा, ना थ्रेट करेगा, ना कोई प्रॉमिस करेगा, ना तो ये चीज़ वो डायरेक्टली करेगा, ना ही ये चीज़ वो इनडायरेक्टली करेगा। नेक्स्ट कंडीशन कोर्ट ये लगाएगा कि जो एप्लीकेंट है वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या नहीं करेगा, इंडिया को नहीं छोड़ेगा, इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। इन कंडीशन के अलावा वो कंडीशन भी कोर्ट लगाएगा जो कि सेक्शन 437 के सब सेक्शन 3 में अभी हमने डिस्कस की थी। तो ये कंडीशन इम्पोज करके कोर्ट क्या करेगा, एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करेगा, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जहाँ पर भी एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन किया गया है। आगे सब सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि अगर सेक्शन 438 के तहत एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है, यानी कि एंटिसिपेटरी बेल अगर ग्रांट कर दी जाती है, तो अगर एप्लीकेंट को क्या किया जाता है, सब्सिक्वेंटली विदाउट वारंट अगर अरेस्ट किया जाता है तो तब उसको तुरंत बेल पर रिलीज कर देना होगा। और अगर उसके केस का मजिस्ट्रेट क्या कर लेता है, कॉग्निजेंस ले लेता है, तो तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई है, कौन सा वारंट इशू करेगा, बेलेबल वारंट इशू करेगा। अगर वो वारंट इशू करता है उस पर्सन के अगेंस्ट तो वो बेलेबल वारंट इशू करेगा। तो ये बात सब सेक्शन 3 में कही गई है। आगे सब सेक्शन 4 में ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट किए जाने का एक्यूजेशन लगा है जो कि आईपीसी के सेक्शन 376 के सबसेक्शन 3, सेक्शन 376 AB, सेक्शन 376 DA, सेक्शन 376 DB में बताया गया है, तो अगर ऐसे ऑफेंस का एक्यूजेशन लगा है तो ऐसे केसेस में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाती है। और एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविज़न जुवेनाइल के केसेस के ऊपर भी अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ये व्यवस्था की गई है कि चाहे सीआरपीसी में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, अगर कोई जुवेनाइल बिलेबल ऑफेंस करता है या फिर नॉन बिलेबल ऑफेंस करता है, दोनों ही केस में उसको क्या कर दी जाएगी, बेल ग्रांट कर दी जाएगी। तो जैसा कि उसको अरेस्ट किए जाने का कोई एप्रीहेंशन ही नहीं होता है, तो इसी वजह से सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविज़न जुवेनाइल के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। और ये बात हेल्ड की गई थी पीयूष माइनर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 के केस में। और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हेल्ड की थी कि अगर किसी पर्सन के ऊपर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 2018 के तहत किसी ऑफेंस को कमिट किए जाने का एक्यूजेशन लगा है तो उसके ऊपर भी एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे। और इसके अलावा सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2020 के केस में ये बात हल की गई थी कि एंटिसिपेटरी बेल का जो सेक्शन 438 के तहत सीआरपीसी में प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया है, ये किसी लिमिटेड पीरियड के लिए फिक्स नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये टिल द एंड ऑफ द ट्रायल कंटिन्यू रह सकता है। और सेम ही बात गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के केस में हेल्ड की गई थी। इस केस में आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके सेक्शन 438 सबसेक्शन 1 का इंटरप्रिटेशन किया गया था। तो ये बातें आप याद रखना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविज़न हैं ये अप्लाई होते हैं नॉन बिलेबल ऑफेंसेस के केस में। और कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होते हैं, ये अप्लाई नहीं होते हैं आईपीसी के जो प्रोविज़न यहाँ पर बताए गए हैं इनके तहत अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, जुवेनाइल के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है, और ना ही ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 2018 के तहत जो ऑफेंसेस बताए गए हैं ये उन ऑफेंसेस के ऊपर भी अप्लाई नहीं होते हैं। और एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कहाँ किया जाता है, हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने ध्यान रखनी है एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 439 की, तो यहाँ पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को रेगुलर बेल ग्रांट करने की स्पेशल पावर दी गई है।
438 में ये लोग एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं, बट यहाँ पर 439 में इनको रेगुलर बेल ग्रांट करने की पावर दी गई है। तो जैसा कि आपने देखा ही है कि सेक्शन 436 और 437 में इन दोनों ही कोर्ट को कोई पावर नहीं है बेल ग्रांट करने की, तो इनको स्पेशल पावर दी गई है बेल ग्रांट करने की। कहाँ पर? सेक्शन 439 में। और इस सेक्शन में जो ये बेल ग्रांट करते हैं इसको हम कहते हैं रेगुलर बेल। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें सेक्शन 439 क्या कहता है, तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 में पहले ये कहा गया है कि हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑफेंस के किसी भी एक्यूज को जो कि कस्टडी में है बेल पर रिलीज किए जाने का डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति किसी ऐसे ऑफेंस का एक्यूज है जिसका जिक्र किया गया है सेक्शन 437 के सबसेक्शन 3 में, यानी कि जिसके तहत क्या किया जाता है, कंडीशनल बेल ग्रांट की जाती है, तो तब हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन अगर ऐसे व्यक्ति को बेल पर रिलीज कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो सबसेक्शन 3 में सेक्शन 437 के जो कंडीशन मेंशन है उनमें से कोई भी कंडीशन जो लगाना हाई कोर्ट को या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को ज़रूरी लग रहा है, वो कंडीशन लगाकर बेल पर रिलीज कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को बेल पर कोई कंडीशन वगैरह लगाकर अगर रिलीज किया है तो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन को या तो सेट असाइड कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर कहा गया है। और आगे फर्स्ट प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि अगर कोई ऑफेंस एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है या फिर अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल नहीं है, तो कोई अगर ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पनिशमेंट है, तो इनमें से कोई भी ऑफेंस का अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है और वो हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में बेल के लिए अप्लाई किया है, तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देंगे। लेकिन अगर किन्हीं रीजंस की वजह से हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन का ये ओपिनियन है कि ऐसा नोटिस देना प्रैक्टिकेबल ही नहीं है, तो तब वो उन रीजंस को रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन का नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं देंगे। अब यहाँ पर सेकेंड प्रोवाइजो जो है ये आपका 2018 में इंसर्ट किया गया था। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि यहाँ पर जो आईपीसी के सेक्शन मेंशन है इनके तहत जिन ऑफेंसेस की बात की गई है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऑफेंस का एक्यूज है और वो हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में अंडर सेक्शन 439 बेल के लिए अप्लाई किया है, तो उसको बेल देने से पहले हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जहाँ पर भी वो अप्लाई किया है वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन किए जाने से 15 दिनों के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस एप्लीकेशन के बारे में नोटिस देंगे। आगे जो सबसेक्शन 1A है ये भी आपका 2018 में इंसर्ट किया गया था। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि यहाँ पर जो ऑफेंसेस बताए गए हैं इन सेक्शंस में आईपीसी के, इन ऑफेंसेस का अगर एक्यूज क्या किया है, बेल के लिए अप्लाई किया है, तो अब जैसा कि इस एप्लीकेशन पर जो सुनवाई होगी तो उस समय जो इन्फॉर्मेंट है या फिर उसका जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उनके लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो प्रेजेंट रहेंगे। ये चीज़ इन्फॉर्मेंट या फिर उसके ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए ऑब्लिगेटरी की गई है इस सबसेक्शन के तहत। आगे सबसेक्शन 2 में सिंपली ये कहा गया है कि हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर के तहत जिस पर्सन को बेल पर रिलीज किया गया है उसको अरेस्ट करके कस्टडी में कमिट करने का ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि उसको रीअरेस्ट करने का भी ये ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये प्रोविज़न आपके जो अभी हमने डिस्कस किए सेक्शन 437 से लेकर 439 तक, ये आपके डिस्क्रिशनरी बेल के रिगार्डिंग थे, यानी कि जब कोर्ट अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करके बेल ग्रांट करती है। तो अब तक चैप्टर नंबर 33 के सेक्शन 436 से लेकर 439 तक के प्रोविज़न जो कि बेल से संबंधित थे वो कवर हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 440 से लेकर सेक्शन 450 तक के प्रोविज़न जो कि बॉन्ड से संबंधित हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 440 में सिंपली ये कहा गया है कि चैप्टर 33 के तहत जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड है वो केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्या की जाएगी, फिक्स की जाएगी कि एक्यूज पर्सन के पास क्या मीन्स हैं, क्या वो इतनी अमाउंट दे पाएगा या नहीं। इन सब चीज़ों को देखते ही
जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड है वो फिक्स की जाएगी, और जो ये अमाउंट ऑफ बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं होगी, जिससे कि ऐसा हो जाए कि भाई जो एक्यूज़ है वो दे ही ना पाए वो अमाउंट और वो जेल में ही रहे और वो जेल से रिलीज ही ना हो पाए। तो इतनी भी ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होगी अमाउंट ऑफ बॉन्ड। और यहाँ पर सबसेक्शन 2 में ये कहा है कि मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर अगर बेल पर रिलीज़ करते हैं, तो जैसा कि अगर मान लो उन्होंने जो अमाउंट है वो ज़्यादा फिक्स कर दी है अगर, तो तब हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई ये अमाउंट जो है उसको रिड्यूस करो, इतनी ज़्यादा अमाउंट आप नहीं ले सकते, इस अमाउंट को कम करो। ये डायरेक्शन हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन सबसेक्शन 2 के तहत दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 441। यहाँ पर सबसे पहले सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि कोई पर्सन अगर बेल पर रिलीज़ किया जाता है या फिर उसके खुद के बॉन्ड पर वो रिलीज़ किया जाता है। बेल पर रिलीज़ किया जाना मतलब सिक्योर्ड बॉन्ड, और खुद के बॉन्ड पर रिलीज़ किया जाना मतलब पर्सनल बॉन्ड। तो अगर कोई व्यक्ति बेल पर रिलीज़ किया जाता है या फिर पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज़ किया जाता है, तो जो पुलिस ऑफिसर हैं या फिर कोर्ट जो भी उसको रिलीज़ कर रहे हैं, वो उससे उतने सम ऑफ मनी का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे जितना कि उनको सफिशिएंट लगता है। और अगर वो उसको बेल पर रिलीज़ कर रहे हैं बाय वन और मोर सफिशिएंट श्योरिटीज़, तो तब वो कंडीशन लगाएंगे क्या, कि वो पर्सन क्या करेगा कि बॉन्ड में जो टाइम बताया गया है उस टाइम पर और उस जगह जो बॉन्ड में बताई गई है वो अटेंड करेगा, वो आएगा, वो उपस्थित होगा। और तब तक उस टाइम पर उस जगह पर वो आएगा जब तक कि पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट जो भी उसको रिलीज़ कर रहे हैं वो कुछ और डायरेक्ट नहीं कर देते हैं। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को बेल पर रिलीज़ करते टाइम कोई कंडीशन इम्पोज की गई है, तो वो कंडीशन जो बॉन्ड है उसमें भी कंटेन होगी, उसमें भी लिखी जाएगी। फिर आगे सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि अगर किसी केस में ये रिक्वायर किया जाता है कि जो पर्सन बेल पर रिलीज़ किया गया है वो हाई कोर्ट में अपीयर हो, हाई कोर्ट जब बुलाए तो वो वहाँ पर अपीयर हो, कोर्ट ऑफ सेशन में अपीयर हो या फिर किसी अदर कोर्ट में अपीयर हो चार्ज का आंसर करने के लिए, तो तब इस सिचुएशन में जो बॉन्ड उससे एग्जीक्यूट कराया गया है वो बॉन्ड उसको वहाँ पर अपीयर होने के लिए भी क्या करेगा, बाइंड करेगा। और यहाँ पर सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग वेदर द श्योरिटीज आर फिट और सफिशिएंट, जो कोर्ट है वो क्या करेगी, इस चीज़ के प्रूफ के लिए उनका एफिडेविट एक्सेप्ट करेगी कि वो सफिशिएंट है, वो फिट है, वो साउंड माइंड है, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, इस चीज़ के रिगार्डिंग वो क्या करेगी, उनका एफिडेविट प्रूफ के रूप में एडमिट करेगी, एक्सेप्ट करेगी। और अगर कोर्ट को ज़रूरी लगता है तो वो इस चीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरी भी करवा सकती है अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से, जो भी उस कोर्ट के सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उससे किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करा सकती है कि भाई वो पर्टिकुलर श्योरिटी सफिशिएंट है, फिट है या नहीं, इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो बस यही सब बातें ये सेक्शन 441 करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 441A की, तो ये सेक्शन आपका 2005 में इंसर्ट किया गया था। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर किसी एक्यूज को बेल पर रिलीज़ किया जा रहा है तो जो कोई भी व्यक्ति उसका श्योरिटी बनता है तो वो श्योरिटी क्या करेगा, कोर्ट में ये डिक्लेरेशन करेगा कि वो एक्यूज को मिलाकर कितने पर्सन्स का श्योरिटी है, ये चीज़ वो सभी रेलेवेंट पर्टिकुलर्स के साथ डिक्लेयर करेगा। अब यहाँ पर सेक्शन 442 में ये कहा गया है कि जैसे ही बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो जिस पर्सन की अपीयरेंस के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर वो व्यक्ति जेल में है तो कोर्ट उसका बेल एडमिट करके ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल जो है उसको ये ऑर्डर इशू कर देगी कि जिस पर्सन के संबंध में बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है उसको रिलीज कर दिया जाए। और जैसे ही जेल का जो ऑफिसर इन चार्ज है उनको कोर्ट के ऑर्डर का रिसिप्ट मिलेगा, वो क्या करेंगे, उस पर्सन को जिसकी अपीयरेंस के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है रिलीज कर देंगे।
अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अब जैसा कि सेक्शन 442 में या फिर 436 में या फिर 437 में जिस भी संबंध में बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के रिलीज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर किसी और मैटर के लिए उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उससे भी उसको क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। इस चीज का मतलब ये नहीं होगा। इतनी सी बात सबसेक्शन 2 में कही गई है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 443। इसमें ये कहा गया है कि अगर मिस्टेक की वजह से या फिर फ्रॉड की वजह से या फिर किसी और ही वजह से जो कोर्ट है वो इनसफिशिएंट श्योरिटीज एक्सेप्ट करके बेल पर एक्यूज को रिलीज कर दी थी, पहली सिचुएशन ये हो गई। या फिर ऐसा होता है कि बाद में कोर्ट को रियलाइज होता है कि जो श्योरिटीज हैं वो इनसफिशिएंट हो गए हैं। तो इन दोनों में से अगर कोई सिचुएशन होती है तो तब जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको बेल पर रिलीज कर दिया गया था अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है कि जाओ उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाओ मेरे समक्ष। तो जैसा कि वो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा तो तब कोर्ट क्या करेगी, उसको ऑर्डर देगी कि जाओ सफिशिएंट श्योरिटीज लेकर आओ। और अगर वो सफिशिएंट श्योरिटीज लाने में फेल हो जाता है, सफिशिएंट जमानती वो नहीं ला पाता है जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो तब इस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर देगी, उसके फेलियर होने की वजह से उसको जेल में कमिट कर देगी। तो इतनी सी बात सेक्शन 443 में कही गई है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 444 की, तो यहाँ पर सिंपली ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन जैसे कि बेल पर रिलीज किया गया तो फिर उसकी अपीयरेंस को, उसके अटेंडेंस को कंपेल कराने के लिए क्या किया जाता है, गारंटी देने के लिए कोई श्योरिटी वगैरह अगर बनते हैं एक से ज़्यादा या फिर कोई एक श्योरिटी वगैरह बना हुआ है, तो अगर वो डिस्चार्ज होना चाहते हैं तो वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष कभी भी किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि भाई हमारे बॉन्ड को आप डिस्चार्ज कर दो, या तो पूरा का पूरा ही या फिर सिर्फ मेरे रिगार्ड में, यानी कि या तो सभी श्योरिटी के रिगार्ड में डिस्चार्ज कर दो बॉन्ड को या फिर सिर्फ जिस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है सिर्फ उसी के रिगार्ड में डिस्चार्ज कर दो। तो जैसा कि वो अप्लाई किया है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जैसे कि एप्लीकेशन पहुंची, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जिस पर्सन के संबंध में वो व्यक्ति श्योरिटी बना हुआ है जो डिस्चार्ज करने के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस पर्सन को मजिस्ट्रेट अरेस्ट किए जाने का वारंट इशू करेगा कि उस पर्सन को पकड़कर लाओ मेरे समक्ष। अब अगर वो पर्सन वारंट के परसुएंस में क्या होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीयर होता है या फिर वो वॉलेंटरली खुद ही आकर मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर कर देता है, तो अब जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर देगा, जो भी श्योरिटी डिस्चार्ज होना चाह रहे थे उनके बॉन्ड को वो डिस्चार्ज कर देगा, या तो सभी श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देगा जैसे कि अप्लाई किया है, या फिर सिर्फ अगर एप्लीकेंट ने खुद ही को डिस्चार्ज करवाने के लिए अप्लाई किया तो सिर्फ एप्लीकेंट को डिस्चार्ज कर देगा। और अब मजिस्ट्रेट उस पर्सन को जिसके श्योरिटी को उन्होंने डिस्चार्ज किया है, जो कि अरेस्ट वारंट के परसुएंस में आया है या वॉलेंटरली सरेंडर किया है, उस पर्सन को मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे किस चीज़ के लिए, कि अब तुम अदर सफिशिएंट श्योरिटीज ढूंढ कर लाओ, कोई और जमानती बना कर लाओ अब आप। और अगर वो व्यक्ति फेल हो जाता है नए जमानती बनाने में, नए जमानती लाने में, तो तब उसको जो मजिस्ट्रेट है क्या करेंगे, जेल में कमिट कर देंगे, जेल में डाल देंगे। अब यहाँ पर सेक्शन 445 की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन से कोई कोर्ट या फिर कोई ऑफिसर विद और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना रिक्वायर करते हैं, तो तब वो कोर्ट या फिर वो ऑफिसर उस पर्सन से उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने के बजाय ये भी परमिट कर सकते हैं कि वो कोई सम ऑफ मनी कोर्ट में डिपॉजिट कर दे, या फिर उतने सम ऑफ मनी का गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट कोर्ट में डिपॉजिट कर दे। यानी कि बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने के बजाय कोई सम ऑफ मनी या फिर उतने सम ऑफ मनी का गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट कोर्ट में डिपॉजिट कराने के लिए परमिट कर सकते हैं। बट ये चीज़ आपकी उन बॉन्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जो कि एग्जीक्यूट कराए जाते हैं गुड बिहेवियर के लिए। उनके अलावा अदर केसेस में ये चीज़ अप्लाई होगी। और ये सेक्शन आपका सिर्फ एक्यूज पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है, श्योरिटीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इस सेक्शन को लाने के पीछे का पर्पस यही है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन मान लो किसी प्लेस में स्ट्रेंजर है
यानी कि कोई पर्सन दिल्ली का नहीं है, मान लो मुंबई का है, और दिल्ली हाई कोर्ट उससे विद श्योरिटी वाला अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराती है, तो फिर वो श्योरिटी कहाँ से लाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो उसको कोई जानता ही नहीं है, तो कौन उसका जमानती बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में कोर्ट उसको परमिट कर देगी कि आप कोई सम ऑफ मनी डिपॉजिट कर दो कोर्ट, या फिर उतने सम ऑफ मनी का गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट डिपॉजिट कर दो कोर्ट में। तो इतनी सी बात आपका ये सेक्शन कहता है। अब यहाँ पर सेक्शन 446 में प्रोसीजर बताया गया है कि अगर बॉन्ड फॉरफिट कर लिया जाता है तो तब क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा। यहाँ पर 2 क्लासेस ऑफ बॉन्ड की बात की गई है। पहले वो बॉन्ड जो कि सीआरपीसी के तहत अपीयरेंस के लिए या फिर प्रॉपर्टी के प्रोडक्शन के लिए एग्जीक्यूट कराए जाते हैं, और दूसरे वो बॉन्ड जो कि इनके अलावा कोई भी अदर बॉन्ड अगर सीआरपीसी के तहत एग्जीक्यूट कराया जाता है तो उन बॉन्ड की बात भी इस सेक्शन में की गई है। तो बेसिकली सब सेक्शन 1 में तो पहले ये कहा गया है कि अगर कोई बॉन्ड अपीयरेंस के लिए है या फिर प्रॉपर्टी के प्रोडक्शन के लिए, और उसके बारे में उस कोर्ट को जिसने क्या किया है उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया है, या फिर सब्सिक्वेंटली जो केस है वो अगर किसी कोर्ट को ट्रांसफ़र हुआ है, तो तब उस कोर्ट को अगर टू द सेटिस्फेक्शन ये प्रूव हो जाता है कि बॉन्ड फॉरफिट किया जा चुका है, या फिर अगर कोई अदर बॉन्ड सीआरपीसी के तहत एग्जीक्यूट कराया गया था और जिस कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट कराया था, या फिर वो कोर्ट जिसको सब्सिक्वेंटली केस ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर किसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अगर टू द सेटिस्फेक्शन ये प्रूव हो जाता है कि ये पर्टिकुलर बॉन्ड फॉरफिट किया जा चुका है, तो इन दोनों में से जो भी सिचुएशन होती है तो तब क्या होगा। तो जिस भी कोर्ट को प्रूव होता है कि ये पर्टिकुलर बॉन्ड क्या हो चुका है, फॉरफिट हो चुका है, वो कोर्ट क्या करेंगी, अपने प्रूफ के ग्राउंड्स को रिकॉर्ड करेंगी और उस पर्सन को जो कि बॉन्ड से बाउंड है पेनल्टी पे करने का ऑर्डर दे सकती हैं, और वो पेनल्टी क्यों ना पे करे इसका कॉज शो करने का भी ऑर्डर दे सकती हैं। आगे सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर सफिशिएंट कॉज नहीं शो किए जाते हैं और ना ही पेनल्टी पे की जाती है, तो तब जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, पेनल्टी को जैसे वो फाइन क्या करती है, रिकवर करती है, उसी ही वे में रिकवर कर सकती है। अब यहाँ पर आगे प्रोवाइजो में कहा गया है कि अगर पेनल्टी पे नहीं की जाती है और जैसे कि सब सेक्शन 2 में बताया गया है उस तरीके से रिकवर भी नहीं की जा सकती है, तो इस सिचुएशन में जो पर्सन एज अ श्योरिटी बाउंड है वो पर्सन लायबल होगा किस चीज़ के लिए, 6 महीने तक की सिविल इम्प्रिजनमेंट के लिए। और 6 महीने तक के सिविल इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर कौन कोर्ट देगी, वो वाली कोर्ट ही देगी जो कि पेनल्टी की रिकवरी के लिए ऑर्डर दे रही थी। अब यहाँ पर सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि अगर कोई रीजंस वगैरह हैं तो कोर्ट उन रीजंस को रिकॉर्ड करके क्या कर सकती है, पेनल्टी जो मेंशन की गई है उस पेनल्टी का कोई पोर्शन रेमिट कर सकती है और इन पार्ट ही पेमेंट को इन्फोर्स कर सकती है। आगे सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि अगर बॉन्ड फॉरफिट होने से पहले ही जो श्योरिटी है अगर वो मर जाता है तो जो भी उसकी स्टेट वगैरह है वो अब लायबल नहीं होगी बॉन्ड के संबंध में, ठीक है। बॉन्ड के संबंध में जो भी लायबिलिटी है उन सब से वो डिस्चार्ज हो जाएगी, जो भी उसकी संपदा है, जो भी उसकी स्टेट है। अब यहाँ पर सेक्शन 447 की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि अगर श्योरिटी क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर मर जाता है, या फिर जो बॉन्ड है वो अंडर सेक्शन 446 फॉरफिट कर लिया जाता है, तो इन में से कोई भी अगर सिचुएशन है तो जो कोर्ट जिसने ऑर्डर दिया था बॉन्ड का, जिसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया था वो, या फिर कोई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या कर सकते हैं, जिस पर्सन से ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी डिमांड की गई थी उस पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं किस चीज़ के लिए, फ्रेश सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। और अगर वो जो सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए उस व्यक्ति से बोला गया है वो फर्निश करने में फेल हो जाता है, तो तब जो कोर्ट है या फिर जो भी मजिस्ट्रेट है वो क्या करेंगे, ऐसे ही आगे प्रोसीड करेंगे जैसे कि वो तब प्रोसीड करते जब ओरिजिनल ऑर्डर का कंप्लाई करने में डिफ़ॉल्ट होता।
अब यहाँ पर सेक्शन 448 की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि अगर जिस पर्सन से कोर्ट या फिर ऑफिसर बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना रिक्वायर कर रहे हैं, अगर वो पर्सन माइनर है तो तब उससे ना एग्जीक्यूट करा के बॉन्ड श्योरिटी से एग्जीक्यूट करा लेंगे और इसी बॉन्ड को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि एक श्योरिटी से या फिर एक से ज़्यादा श्योरिटी से बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करा के ही वो बस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, सिर्फ इसी चीज़ को परमिट कर देंगे कि बस ये चीज़ काफ़ी है, माइनर को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनर कैसे करेगा भाई एग्जीक्यूट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 449 की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अंडर सेक्शन 446 जो भी ऑर्डर पास होते हैं वो अपीलिएबल होंगे, और अगर वो ऑर्डर पास की है मजिस्ट्रेट ने तो अपील कहाँ जाएगी, सेशन जज के समक्ष, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने वो ऑर्डर पास की है तो अपील उस कोर्ट में जाएगी जहाँ पर ऑर्डिनरली उस कोर्ट ऑफ सेशन की अपील लाई करती है। और लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 450, इसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट को जो अमाउंट बॉन्ड में ड्यू है फॉर द अपीयरेंस और अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, जो भी अमाउंट ड्यू है उसको मजिस्ट्रेट को लेवी करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सेक्शन आपके बेल एंड बॉन्ड से संबंधित थे, जो कि आज की वीडियो में हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि ये वीडियो लंबा बना है, लेकिन इस वीडियो में हमने सारे प्रोविजंस बेल एंड बॉन्ड के रिगार्डिंग जो सीआरपीसी में दे रखे थे उनको कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड एविडेंस के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। सीआरपीसी के अभी बनाए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी पीडीएफ नोट को खरीदना है तो खरीदने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हरियाणा और राजस्थान के जुडिशरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उनको खरीदने के लिए भी आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।